हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिसको जाने बिना अगर हम ये सोचें कि हम ट्रांसलेशन कर लेंगे तो ये एक इम्पॉसिबल सी चीज हो गई। हाँ, हमें ये पता है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहला स्थान सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट के बाद दूसरा नंबर फिक्स होता है, वो वर्ब का होता है। वर्ब के प्रकार भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट संभावित होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो ही वाक्य में, लेकिन अगर वाक्य इससे आगे बढ़ता है तब बारी आती है प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाले कॉम्प्लीमेंट की। और जितने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस में जुड़े होते हैं वो सेंटेंस उतना ही ज्यादा बड़ा होता चला जाता है। और कॉम्प्लीमेंट बनाना बिना प्रीपोजिशन के नॉलेज के संभव नहीं है। आज हम सभी लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग सीखेंगे। प्रीपोजिशन का प्रयोग सीखने से पहले हम लोग एक चीज जान लें कि प्रीपोजिशन का प्रयोग क्यों ट्रांसलेशन में महत्वपूर्ण है। हम क्यों इसको सीखें, हमारे ट्रांसलेशन में ये किस प्रकार से सहायता करेगा। सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं। मान लीजिए हम एक वाक्य लिखते हैं, जैसे मोहन वेंट। मोहन सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है। मोहन वेंट। इसके बाद में हम कुछ प्रीपोजिशन से शुरुआत करके शब्द जोड़ते हैं जिनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जैसे टू आगरा। टू आगरा क्योंकि ये प्रीपोजिशन से शुरुआत है इसकी, इसलिए टू आगरा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब इसमें एक कॉम्प्लीमेंट और जोड़ दें, विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ। ये हिस्सा फिर प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद में और कॉम्प्लीमेंट हम जोड़ दें, बाई, TRAIN, ट्रेन, रेलगाड़ी के द्वारा। ध्यान दें ये फिर एक नई प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है, इसलिए ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद में हम एक और कॉम्प्लीमेंट जोड़ देते हैं, at 7 PM, 7 बजे। at 7 PM ये हिस्सा, ये भी हमारा प्रीपोजिशन से शुरू है, तो इसलिए ये भी कॉम्प्लीमेंट हुआ हमारा। हम एक तरह से ये समझ लें कि एक वाक्य में एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। दूसरी बात हम जान लें कि जितने भी कॉम्प्लीमेंट होते हैं सभी प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं। जैसे पहला कॉम्प्लीमेंट टू से शुरू हुआ, दूसरा कॉम्प्लीमेंट विद से शुरू हुआ, तीसरा कॉम्प्लीमेंट बाई से शुरू हुआ, चौथा कॉम्प्लीमेंट जो हमारा था वो एट से शुरू हुआ। तो जितने कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनकी पहचान यही होती है कि वो सभी प्रीपोजिशन से ही प्रारंभ होते हैं। कॉम्प्लीमेंट की एक खास बात और होती है, कॉम्प्लीमेंट का क्रम आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे मोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले होता है। वेंट वर्ब है, वर्ब हमेशा सबसे नंबर 2 पर होती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। कहने का मतलब यूं समझिए कि जैसे हम टू आगरा लिखा हुआ है,
हम टू आगरा को यहां से हटा लें। सेंटेंस क्या हो रहा है? मोहन वेंट विद हिज ब्रदर बाई ट्रेन एट 7 PM और यहां पर हम वो कॉम्प्लीमेंट जोड़ दें और फुल स्टॉप लगा दें। यानी हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है कि मोहन वेंट विद हिज ब्रदर बाई ट्रेन एट 7 PM टू आगरा। इसमें मान लीजिए हम एक और हम कॉम्प्लीमेंट है, जैसे मान लीजिए ये बाई ट्रेन है, इसको हम यहां से हटा लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको बाद में रख देते हैं और अब फुल स्टॉप लगा देते हैं। तब भी हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। यानी मोहन वेंट विद हिज ब्रदर एट 7 PM टू आगरा बाई ट्रेन। इतनी सी बात से हमें दो चीजें समझ में आती है। पहली बात तो ये कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक वाक्य में अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, किंतु कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो कोई निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। हमें जैसी सुविधा हो सेंटेंस को बनाने में, हम अपनी सुविधा के अनुसार कॉम्प्लीमेंट बिठा सकते हैं। दूसरी बात ये कि कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन से ही प्रारंभ होते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, अर्थात ये वो हिस्से होते हैं जो हमारे वाक्य को पूरा करते हैं। अब अगर हमको सही प्रीपोजिशन का पता नहीं है तो हम वाक्य के बाकी हिस्से को कभी सही से बना नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां पे किया जाता है। इंग्लिश के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद एक निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो आइए सबसे पहले हम उन शब्दों को और उनके बाद प्रयोग होने वाली प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ लें। तो चलिए ऐसे शब्दों को देखते हैं जिनके बाद एक निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जूनियर, जूनियर माने होता है पद में छोटा, इसके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। सीनियर माने होता है पद में बड़ा, हमेशा टू लगेगा इसके बाद। सुपीरियर माने होता है अधिक श्रेष्ठ, हमेशा टू का प्रयोग होगा इसके बाद। प्रीफर माने होता है अधिक पसंद करना, इसके बाद भी हमेशा टू का ही प्रयोग किया जाएगा। मैरी माने विवाह होना, हमेशा इसके बाद टू लगता है। इंगेज माने सगाई होना, इसके बाद हमेशा टू लगता है। इनफीरियर माने अधिक घटिया, इसके बाद टू लगता है। टाक माने होता है बातें करना, हमेशा टू लगेगा इसके बाद। एक्सीड माने होता है स्वीकार करना, एक्सीड के बाद हमेशा टू लगेगा। बिलोंग माने होता है संबंध होना, बिलोंग के बाद हमेशा टू लगता है। एडिक्टेड माने होता है लत होना और इसके बाद हमेशा टू लगता है। फैटल माने होता है घातक, इसके बाद हमेशा टू लगता है। कंडेम माने होता है दंड दिया जाना, हमेशा इसके बाद टू लगेगा। इक्वल माने होता है के समान होना, इसके बाद भी टू लगेगा। अकॉर्डिंग माने होता है के अनुसार, इसके बाद हमेशा टू लगता है। रिप्लाई माने होता है उत्तर देना, रिप्लाई के बाद भी टू ही लगता है। अननोन माने अपरिचित होना, इसके बाद हमेशा टू लिखा जाता है। लिसन माने सुनना, निश्चित रूप से इसके बाद भी टू ही लगता है। एक कस्टम्ड माने होता है आदी होना, अभ्यस्त होना, इसके बाद हमेशा टू लगता है। ट्रू माने होता है सच्चा होना और इसके बाद भी हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में सेंटेंस, सेंटेंस माने भी होता है दंड की आज्ञा, ये सजा सुनाना, इसके बाद में टू लगता है। लीड माने आगे ले जाना या नेतृत्व करना, इसके बाद भी टू लगता है। ओबीडियंट माने होता है आज्ञाकारी होना, इसके बाद भी टू ही लगता है। ट्रू माने सच्चा होना, इसके बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन लगती है। रिलेटेड माने होता है संबंधित होना और रिलेटेड के बाद भी टू लगती है। काइंड माने होता है दयालु होना, दयालु के बाद भी टू लगेगा। ऑपोजिट माने होता है विपरीत होना और विपरीत होना, इसके बाद भी हमेशा टू का प्रयोग होता है।
रिफर माने होता है निर्णय के लिए या सूचना के लिए भेजना, और इसके बाद भी हमेशा टू लगता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये शब्द थे, इनके बाद एक निश्चित प्रीपोजिशन आती है, तो हमें इनको रटना है कि इन सभी के बाद टू ही लगेगा, तो हमारा कार्य प्रीपोजिशन में थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद बीवेयर माने होता है सावधान रहना। बीवेयर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अवेयर माने होता है परिचित होना। अवेयर शब्द के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगती है। जीलस के बाद हमेशा ऑफ लगाया जाएगा। जीलस माने होता है ईर्ष्या करना। अफ्रेड ऑफ भयभीत होना। अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ लगता है। ब्लाइंड माने अंधा होना, ऑफ लगेगा। डाई माने मरना, इसके बाद भी ऑफ लगेगा। इनवाइस माने होता है ईर्ष्या करना, इसके बाद भी हमेशा ऑफ लगता है। गिल्टी माने दोषी होना, इसके बाद में ऑफ लगता है। फोन्ड माने शौकीन होना, फोन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगता है। ग्रीडी माने लालची होना, इसके बाद ऑफ लगेगा। प्राउड माने घमंडी होना, इसके बाद हमेशा ऑफ लगेगा। श्योर माने निश्चित होना, निश्चित के बाद हमेशा ऑफ लगता है। टायर्ड माने थका हुआ होना, टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ लगेगा। शॉर्ट माने छोटा होना, उसके बाद हमेशा ऑफ लगेगा। होपफुल माने आशावान होना, इसके बाद हमेशा ऑफ लगेगा। श्योर माने निश्चित होना, इसके बाद हमेशा ऑफ लगेगा। लाफ के बाद में हमेशा एट लिखा जाता है। लाफ माने हंसना। लुक माने देखना, हमेशा एट लगेगा इसके बाद। वंडर माने आश्चर्यचकित होना, इसके बाद हमेशा एट लगेगा। नॉक माने खटखटाना, इसके बाद भी हमेशा एट का प्रयोग किया जाएगा। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण नियमों को सीखते हैं, जैसे इन और इनटू। आप देखिए, इन माने भी होता है के अंदर और इनटू माने भी होता है के अंदर, लेकिन इनका प्रयोग कैसे होगा? तो इन का अर्थ होता है जो पहले से अंदर हो, अर्थात रुकी हुई अवस्था में। यानी जब कोई चीज किसी चीज के अंदर पहले से ही रखी हुई है, वो गतिमान नहीं है, तो इनका प्रयोग होगा। और इनटू तब लगाया जाता है जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जाती है। इसी प्रकार से ऑन और अपान। ऑन रुकी हुई स्थिति में प्रयोग किया जाता है किसी चीज के ऊपर, सतह के ऊपर संपर्क करने वाली स्थिति में। जैसे मेज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है और वो गतिमान नहीं है, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। सड़क पर कोई खड़ा है लेकिन वो चल नहीं रहा है, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मेज के ऊपर कोई चीज लुढ़क रही है, तब हम अपान का प्रयोग करेंगे। जैसे एलॉन्ग और एक्रॉस। एलॉन्ग माने होता है के साथ, एक्रॉस माने होता है आर पार। ये सड़क या नदी के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। अगर सड़क के ऊपर कोई चल रहा है, अगर सड़क के ऊपर कोई दौड़ रहा है, तो हम एलॉन्ग द रोड का प्रयोग करेंगे। अगर नदी में कोई सीधा सीधा धारा के साथ तैर रहा है, तो हम लोग एलॉन्ग द रिवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई सड़क पार कर रहा है या कोई नदी को तैर कर पार कर रहा है, तब हम एक्रॉस का प्रयोग करेंगे। बिटवीन और एमंग। बिटवीन माने होता है बीच में, लेकिन बिटवीन का प्रयोग केवल तब करते हैं जब कोई दो लोगों के बीच में होता है। अगर दो लोगों से अधिक लोगों के बीच में है कोई, तब वहां पर एमंग का प्रयोग किया जाता है। ओवर और अंडर। ओवर का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज किसी के ऊपर हवा में होती है और उससे छू नहीं रही होती है, जबकि अंडर का प्रयोग जब कोई चीज किसी के नीचे होती है। यदि
रुपयों पैसों से कुछ खरीदा जा रहा है तो हम उनसे पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यदि इंक से कुछ लिखा जा रहा है तो हम इंक से पहले इन का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से दिन का नाम हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जैसे महीने का नाम हो। 1967, 1980, 1990, सन 2020 सन का नाम हो। पिछले वर्ष, अगले वर्ष, कल, परसों, इस तरह के शब्द अगर प्रयोग किए जाते हैं तो इनके पहले हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय जैसे 5 दिन, 3 महीने, 7 वर्ष, 4 घंटे आदि से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये सिंस और फॉर का प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं और बहुत से लोग निश्चित समय और अनिश्चित समय को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए यहां आज ये माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि 5 दिन, अब 5 दिन कब के हैं ये तो कंफर्म नहीं हो रहा है ना, इसलिए इसको अनिश्चित समय कहा जाता है। कोई 3 महीने से पढ़ रहा है, अब वो 3 महीने किस वर्ष के हैं, कौन से हैं, ये कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस समय को हम अनिश्चित समय कहेंगे। कोई 7 वर्ष से कहीं रह रहा है, लेकिन 7 वर्ष कौन से हैं या रह रहा था तो कौन से वर्षों में वो रह रहा था। भाई कोई 10 साल पहले कहीं रह रहा हो और 7 वर्ष रहा हो तो भाई ये तो कंफर्म नहीं होगा ना कि 7 वर्ष कौन से, इसलिए 7 वर्ष अनिश्चित समय कहे जाएंगे। और अनिश्चित समय के पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम लोगों ने जो भी सीखा है उसको एक छोटी सी एक्सरसाइज के द्वारा चेक करते हैं। हमने उन क्वेश्चंस को लिया है जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला वाक्य हमारा है द फ्रॉग जंप्ड द वेल। ध्यान देना, जंप्ड क्रिया है, द वेल कुआं है। अब हमको क्या करना है, कूदा और कुआं। भाई कुआं एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जाएगा मेढक, तो अब हमारे पास अंदर जाने वाली स्थिति में 2 विकल्प हैं, एक इन और एक इनटू। लेकिन हमने बताया आपको कि अगर कोई चीज रुकी हुई है, रखी हुई है किसी के अंदर पहले से, तब हम इन लगाते हैं। अब मेढक अगर कूदेगा तो वो कुएं के अंदर जाएगा और बाहर से जो अंदर जाएगा उसके लिए हम प्रयोग करेंगे इनटू। यानी यहां पे हमारी करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हुई, इनटू। अब दूसरा वाक्य, आई बॉट दिस पेन। फिर लिखा हुआ है 10 रुपीज, मैंने खरीदा यह पेन 10 रुपए में। मैंने बताया अभी, जब कोई चीज खरीदी जा रही हो और पैसों से खरीदी जा रही हो तो वहां पर पैसों से पहले प्रीपोजिशन हमेशा फॉर लिखी जाएगी। यानी कि यहां पर हम हमेशा प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारी प्रीपोजिशन हो गई फॉर। इसके बाद में तीसरे वाक्य पे आते हैं, ही इज आफ्रेड। फिर द डॉग। देखो प्रीपोजिशन भरने के लिए जो खाली जगह दी जाती है तो प्रीपोजिशन या तो मैंने बताया पहले वाले शब्द के आधार पे लगेगी या बाद वाले शब्द के आधार पे लगेगी या उनके अर्थ से जो कंडीशन बन रही होगी उसके आधार पे लगेगी। हमने पढ़ा ऑफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन निश्चित होती है। कौन सी प्रीपोजिशन, OF, ऑफ। तो यहां पे हम कौन सी प्रीपोजिशन लगा दिए, ऑफ, और इस तरीके से ये हमारी सही प्रीपोजिशन भर गई। वी प्रीफर मिल्क, खाली स्थान टी। देखिए टी और मिल्क दोनों नाउन हैं
प्रीफर शब्द पर ध्यान दीजिए, अधिक पसंद होना। अब प्रीफर के बाद अभी हम पढ़ करके आए हैं कि हमेशा टू का प्रयोग होता है, यानी यहां पर प्रीफर के बाद हम टू लगा देंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, हो सकता है कभी कभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे दी जाए, जैसे प्रीफर्ड कर दिया जाए या प्रीफरेबल कर दिया जाए, तो हमारा जो नियम है वो नहीं बदलेगा। हमने जो भी सीखा सामान्य रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रीपोजिशन सीखे हैं। अब मान लीजिए सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी आ जाती है, तो फॉर्म बदलने से प्रीपोजिशन नहीं बदलती है, ये बात सभी लोग ध्यान में रखेंगे। Who knocks the door? knocks माने होता है खटखटाना। मैंने अभी बताया था कि knocks के साथ में हमेशा at का प्रयोग किया जाएगा, यानी हमने knock के बाद में at लिख दिया और इस तरीके से हमारी ये प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गई। छठा वाक्य कह रहा है डिवाइड दिस मैंगो, बांट दो इस आम को। राम एंड श्याम, राम और श्याम, भाई कोई चीज बांटी जाती है तो कुछ लोगों में बांटी जाती है। अब यहां पर कितने लोग हैं? एक राम, दूसरा श्याम। राम और श्याम केवल दो ही व्यक्ति हैं, तो अगर दो लोगों में बांटा जाएगा तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे बिटवीन, यानी दो लोगों के लिए हम बिटवीन लगाते हैं, और दो से ज्यादा होते तो हम यहां पर एमंग का प्रयोग करते। इस तरह से ये हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज पूरी हो गई। आज हम लोगों ने प्रीपोजिशन के रूल्स पे चर्चा की और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन आने वाले समय में हम लोग प्रीपोजिशन बेस्ड सेंटेंसेस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रीपोजिशन को अच्छी तरह से समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में हमसे प्रीपोजिशन में कोई गलती ना हो। प्रीपोजिशन का हमारे ट्रांसलेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और जिस दिन आप प्रीपोजिशन का यूज अच्छे से समझ जाएंगे उस दिन आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने में 30% तक सुविधा महसूस होने लगेगी। आपके द्वारा किया गया लाइक हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है, और आपके द्वारा चैनल सब्सक्राइब करने पर न सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, बल्कि हमारा उत्साह भी उसी गति से बढ़ता है और आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करने की इच्छा शक्ति पैदा होती है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।